अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्लिबियम वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हम केमिकल एक्लिबियम, उसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ को स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल है ये हमारे पास, जिसका नेम है हमारे पास ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, एक्चुअली ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसके नेम के ऊपर ये जो है हमारे पास ये प्रिंसिपल है या ये लॉ है हमारे पास। मोस्टली इसको हम ली शैटलियर या कुछ लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे ये रखा गया, फ्रेंच साइंटिस्ट के नेम पे ल्यू शैटलियर प्रिंसिपल, या सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं इसे। हम इसको स्टडी कर लेते हैं और डिफरेंट कंडीशन चेक कर लेंगे कि उसके ऊपर ये कैसे चेंज होता है और हम क्यूबियम को कैसे दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, with the help of Lee Chatelier principle, one can predict qualitatively the effect of change in concentration, temperature and pressure on a system in equilibrium। कि हम qualitatively जो चेंज है किसी भी सिस्टम के अंदर उसको स्टडी कर सकते हैं। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आपको पता है। क्वांटिटेटिवली मीन कि क्वांटिटी से डील करेगा, अमाउंट से डील करेगा कि कितनी अमाउंट है। ठीक है, और क्वालिटी मीन उसकी क्वालिटी से रिलेट कर रहा है कि यस और नो, कोई क्वालिटी किसी चीज़ की अच्छी है या बुरी है, यानी ये चीज़ क्या आती है, क्वालिटी में आ जाती है। ठीक है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में अमाउंट आती है, क्वालिटी में आप क्वांटिटी नहीं बता सकते, तो ये क्वालिटेटिवली इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख सकते हैं, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का इफेक्ट देख लेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, the equilibrium will shift in that direction so as to minimize or undo the effect of stress। कि किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा। अब क्या होता है, स्ट्रेस अप्लाई करने से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो सिस्टम क्या चाहेगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। अब ये स्ट्रेस क्या हो सकती है, चेंज इन कंसंट्रेशन भी हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकती है और चेंज इन प्रेशर भी हो सकती है। This principle is general one and is applicable to all physical and chemical equilibria, के सारे तरह के chemical equilibria हो या physical equilibria हो, उन सब पे ये apply होता है। When applied to a chemical reaction in equilibrium, ठीक है, अगर हम इसको chemical reaction में apply करें, फिर ये principle क्या बन जाएगा, ली शैटलियर principle can be stated as when a change in concentration, pressure or temperature is caused to a chemical reaction in equilibrium, the equilibrium will shift to the right or left so as to minimize the change। कि किसी भी सिस्टम में अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, जब सिस्टम हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद क्या क्या होगा, ये इस तरह अपने आप को एडजस्ट करेगा सिस्टम कि चाहे वो इक्विलिब्रियम को राइट वाली साइड पे मूव करे इरेक्शन को, या इरेक्शन को लेफ्ट वाली साइड पे मूव करे, ताकि इस चेंज को मिनिमाइज कर सके। We shall now explain the application of this principle to the following changes। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने के साथ साथ क्या है, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन कैसे गेन कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। When the concentration of one or more of the substance present in equilibrium is changed, the system is no longer in a state of equilibrium। कि उस टाइम हमारे पास क्या है कि सिस्टम equilibrium state में नहीं रहता। The system will undergo changes in the concentration of various components so as to restore the constant value of equilibrium constant for a system। कि जब हमने सिस्टम को क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज की, तो अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। ठीक है, लेकिन दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए सिस्टम क्या करेगा, अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा। ठीक है, ताकि वो हमारे पास क्या दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी अफेक्टेड बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ द स्पीशीज। कि हम क्या करें कि अगर हम रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं सिस्टम के अंदर से, या कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है
कि कोई भी स्पीशीज को हमने ऐड किया था या रिमूव किया था, उसी लिहाज से हमारे पास इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया। अब हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया व्हिच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री एट इट्स as it is used in the manufacture of nitrogen fertilizer। या हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर अमोनिया प्रोसेस होता है, अमोनिया की सिंथेसिस होती है। अमोनिया एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होती है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री में लाखों टन जो है वो अगर अमोनिया या फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब आपको पता है इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है कि ऑप्टिमम कंडीशन लगाई जाती है, या आप सिंपली कहते हैं ऐसी कंडीशन लगाई जाती है जिससे हमारे पास कम टाइम के ऊपर कम एनर्जी इस्तेमाल करके, कम मनी इस्तेमाल करके, कम फ्यूल इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ली जाए। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है हमारे पास कि नाइट्रोजन गैस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन हो रही है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करें, और गैशियस अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। उसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, अगर रिवर्सिबल एक्शन देखें तो अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में। और इस रिएक्शन की अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की डेल्टा एच हम चेक कर रहे हैं कि हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक है। ये वैल्यू आती है 92.46 किलो जूल पर मोल। अच्छा, हमारे पास क्या है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, तो के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय concentration of nitrogen raised to power 1 and concentration of hydrogen raised to power 3। ठीक है, let the hydrogen is added to the already established system, कि हमारे पास जो है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन और ऐड कर दी। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन वेसल विल बी इंक्रीज मोमेंटली, कि एक लम्हे के ऊपर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। पहले हमारे पास क्या H2 है, अब हम इसको H प्राइम कर देते हैं। ठीक है, ताकि फर्क नजर आए। ठीक है, H2 प्राइम कर दिया वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कि अब रिएक्शन वेसल जो है वो तो उतना ही है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हुआ क्या है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी है, पहले से ज्यादा होगी है। हाइड्रोजन क्या था, रिएक्टेंट वाली साइड पे। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि इस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हो गई है, अब जो साथ में नाइट्रोजन है वो भी जल्दी जल्दी इसके साथ रिएक्ट करे। ठीक है, ताकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो, ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा बने और ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वापस ही उतनी अमाउंट पे आ जाए जितनी पहले इक्विलिब्रियम पे थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमने रिएक्टेंट्स को ऐड किया है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या था, नीचे से थी डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर हो गया ज्यादा। ठीक है, पहले जितने भी केसी की वैल्यू आ रही थी ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, के सी इज इक्वल टू अमोनिया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो टर्म आएगी कंसंट्रेशन वाली वो लेस होगी और के सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल the increase in concentration will shift the equilibrium in such a way as to favor the reaction in the forward direction। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने ताकि हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकें, सो एज टू मेंटेन द सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू के सी, कि उतनी ही के सी की वैल्यू आए जितना कि पहले थी। By addition of hydrogen in the reaction vessel at equilibrium, the concentration of nitrogen decrease। हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा हुई है दूसरी कम होगी। तो और फिर यहाँ इसी तरह हमारे पास यहाँ तो फिर अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो तब ये हमारे पास पहले वाला ही जो है हमारे पास वो बैलेंस आ जाएगा के सी की वैल्यू। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या हुआ कि बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन
cell at equilibrium, the concentration of nitrogen decreases and the concentration of ammonia will increase by the corresponding amount until the ratio of concentration attain a value equal to the equilibrium constant. कि उस टाइम तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक Kc की वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू नहीं आई थी उतनी अटेन नहीं हो जाएगी. It is clear if the denominator increases, the numerator must increases so that the same equilibrium constant value is maintained. ठीक है, तो denominator increase हो गया है तो हमने क्या करना है कि उसका न्यूमिनेटर को भी इंक्रीज होना चाहिए ताकि हमारे पास क्या हो कि ये पहले वाले Kc की वैल्यू ही रिटेन है हमारे पास. ठीक है, This idea is also in line with the collision theory of chemical reaction कि ये collision theory of chemical reaction से भी relate कर रहा है. ठीक है, कैसे the increase in number of moles will result in the increase in collision कि जब हमने हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज किए हैं तो उनके साथ साथ क्या उनके collision भी इंक्रीज होंगे. Hence the formation of more product molecule will take place. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं उनके collision ज़्यादा हो सकते हैं तो उनके chances of product formation भी ज़्यादा हो सकते हैं. Following the same line of argument, a decrease in concentration of hydrogen or nitrogen by its removal from the reaction mixture will shift the equilibrium position to the left. अगर हम क्या करें हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन का मतलब कि रिएक्टेंट को निकाल दें. ठीक है, अब हमारे पास क्या है न्यूमिनेटर ज्यादा हो गया. ठीक है, तो न्यूमिनेटर ज्यादा हो गया तो उसकी फॉर्मेशन तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो नहीं अब पॉसिबल हो सकता. तो अब क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगा जिसे हम कह रहे हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी लेफ्ट वाली साइड होगी. दिस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इसकी बेस पे हमारे पास क्या अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. तो हमारे पास क्या है हमें तो इंडस्ट्री में अमोनिया ज़्यादा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट है उनको डालते जाते हैं ताकि हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फैक्ट है फैक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का आपको पता है कि आपस में रिलेट कर रहे होते हैं और जहाँ नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं वहाँ पे इनका ज़्यादा इफेक्ट होता है और जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहे हैं वहाँ पे इफेक्ट नहीं होता. अब यहाँ पे ली शेडियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम ये देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उसका अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रही है. ठीक है, To predict the effect of change of pressure, Le Chatelier principle may be stated as when pressure is increased on a gaseous equilibrium, the equilibrium will shift in a direction which tend to decrease the pressure. कि अगर हम equilibrium position पे pressure increase कर रहे हैं तो reaction का जो equilibrium उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे pressure decrease हो सकता है ताकि उस जो increase pressure है उसको कम किया जा सके. Thus, when pressure is increased on a system, the system should contract to relieve itself of the excess pressure. ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम उसका क्या होता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स में होते हैं. ठीक है, अब प्रेशर को कह रहे हैं कि इंक्रीज करना है तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा यानी श्रिंक होना पड़ेगा. मीन कि उसका वॉल्यूम कम होगा तब वहाँ पे हमारे पास क्या है ये सिस्टम बैलेंस में आएगा. ठीक है, conversely if the pressure is decreased the system must expand. किस हमारे पास क्या है अगर हमने प्रेशर किसी सिस्टम से रिलीज किया डिक्रीज किया है तो वो उसका क्या है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो इन एनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, अब देखिए प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी आ गया यहाँ पे. So in any reaction involving a change of volume, that is a change in number of molecules, increase of pressure will favor the reaction with decrease in volume. ठीक है, हमें पता है कि जब इंक्रीज इन प्रेशर है तो सिस्टम में क्या हो रहा होगा डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा. और वॉल्यूम का में भी सेंस आप किस सेंस में ले रहे थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उनका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. ठीक है, विद अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ अच्छा
मैं सेंटेंस पूरा कर देती हूँ. सो इन एनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग a change of volume, that is a change in number of molecules, increase in pressure will favor the reaction with decrease in volume, or we can say with a decrease in number of molecule, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, और प्रेशर और वॉल्यूम या प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं. ठीक है. The change of pressure, however, cannot affect a chemical reaction that involves a reaction proceeding with no change in number of molecules or moles. ठीक है. यानी कि किसी सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चेंज नहीं हो रहे तो वहां पे इसका इफेक्ट नहीं होगा. सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट आर अफेक्टेड इन द सेम प्रोपोर्शन, के वहां पे जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर दोनों जो चेंज हो रही है वो सिमिलर वे में हो रही है. उनके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आ रहा तो उनके वॉल्यूम में और प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा. लेट अस कंसीडर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. अगर हम प्रेशर की टर्म में देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर आनी है, नीचे आनी है हमारे पास रिएक्टेंट्स आने हैं. तो प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 आएगा. ठीक है. और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 3 आ जाएगा. It is seen that if pressure is increased, alpha or the formation of ammonia must be correspondingly increased so that Kp remain constant. ठीक है. अब पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल देखते हैं. प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 है. ठीक है. रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, तो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट के क्या है, वॉल्यूम कम है, और जो है हमारे पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के साथ भी आप रिलेट करें. If P is increased, the formation of ammonia correspondingly increase, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन ने किस साइड पे जाना है, जिस साइड पे प्रेशर कम है. तो प्रोडक्ट का प्रेशर कम है तो रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, if pressure is increased on a system at equilibrium state, this system will adjust this stress or pressure in a direction in which the volume is decrease, के वहां पे जिस साइड पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. Since 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen react to form 2 volume of ammonia, के रिएक्टेंट के वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, तो इसलिए वो किस साइड पे मूव करेगा, प्रोडक्ट वाली साइड पे. In other words, the synthesis of ammonia are decrease in volume occur, के यहाँ पे प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है. Hence the formation of ammonia will be favored by हाई प्रेशर, के जितना हम हाई प्रेशर करेंगे उतना हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगी. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल डिक्रीज फ्रॉम 4 to 2. The pressure of system will correspondingly decrease हो रहा pressure system का. In other words, the increase in pressure of system will favor the formation of more ammonia. ठीक है. कि अब जब एक दफा प्रोडक्ट बन गई है तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. अब जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे उतने हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनती जाएगी. नेक्स्ट इफेक्ट हम देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है. कि चेंज ऑफ प्रेशर से हमारे पास किस तरह का इफेक्ट होता है इसके ऊपर. अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं. तो दोनों के ऊपर हमारे पास डिफरेंट तरह का इफेक्ट होगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, if the temperature of a system at equilibrium is changed, the magnitude of equilibrium constant alters, के हमारे पास जो है उसकी अमाउंट है equilibrium constant की वो चेंज हो जाती है अगर हम equilibrium के ऊपर टेम्परेचर को चेंज कर दें. If the temperature of a reaction is increased,
The equilibrium shift in a direction in which heat is absorbed in an attempt to lower the temperature. अब हमने क्या किया, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, तो सिस्टम के उस साइड पे मूव करना है सिस्टम ने जिस साइड पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, ताकि जो एक्सेस हीट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। The formation of ammonia from its element is an exothermic reaction. ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड एक्शन देखें तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें तो वो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। दस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या कर रहे हो, अगर हीट दोगे, ठीक है, तो सिस्टम पहले ही एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है, तो और हीट देने से क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम जो है हीट दें, टेम्परेचर दें, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। Thus, the increase in temperature result in an increase in dissociation of ammonia. अब क्या आएगा, प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगी सिस्टम के अंदर से, एंड अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, यानी अमोनिया उस टाइम ज़्यादा बनेगा जब हम टेम्परेचर कम रखेंगे, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री में जो हमने रखना है, इंडस्ट्री में तो हाई टेम्परेचर होते हैं ना, 3000 4000 5000, तो हमने टेम्परेचर लो रखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अमोनिया जो है वो बनेगी। इन प्रैक्टिस द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट एट a temperature of 450 centigrade in the presence of catalyst, finely divided iron with a small amount of potassium or aluminum oxide and a high pressure of 200 to 500 एटमॉस्फेयर इज यूज, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट हमने ऊपर देख लिया, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। हमने देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, तो हमने इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना है, यानी लो टेम्परेचर रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 450 सेंटीग्रेड तो बड़ा हाई टेम्परेचर है, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर जो है 3000 4000 या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये उस लिहाज से ये जो है लो टेम्परेचर है, या आप ये कह लें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें अमोनिया की सिंथेसिस हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और जो ऑप्टिमम प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, 200 टू 500। आपको पता है नॉर्मल जो प्रेशर है वो 1 atm होता है या 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो उसके लिहाज से ये हाई प्रेशर है 200 टू 500। This is due to the fact that at lower temperature the reaction proceeds rather slowly and the equilibrium is attained in a longer time. अब आप ये भी सोच सकते हैं कि बिल्कुल टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है कि 25 सेंटीग्रेड जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर कर लें, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या है कि रिएक्शन बहुत होगा तो सही लेकिन बहुत स्लोली होगा, ठीक है। और अक्लीबियम जो है बहुत लेट अटेन होता है, तो इसलिए क्या किया जाता है, कैटलिस्ट यूज किया जाता है जो कि अक्लीबियम पोजीशन को जल्दी अटेन कर देता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन को भी स्पीड अप कर देता है और बैकवर्ड को भी स्पीड अप कर देता है। तो हमारे पास क्या है कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंडीशन पे कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे होते हैं। फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर टेम्परेचर कैन बी फाउंड दैट एट विच द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम। अब अगर हम 0 सेंटीग्रेड ले लें रिएक्शन बहुत स्लो होगा, अगर हम 25 ले लें कोई स्लो होगा सही लेकिन बहुत स्लो होगा, ठीक है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई लेंगे तो क्या होगा कि अमोनिया जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं जिसपे हमें मैक्सिमम यील्ड मिल सके, जिसपे हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सके, और इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। इफ अमोनिया इज रिमूव आउट of the reaction chamber, the forward reaction must be favored to make up the loss. So efficient removal of ammonia result in the greater production of ammonia, ठीक है। अभी जैसे हाइड्रोजन के पीछे कंसंट्रेशन की एग्जांपल दी कि हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड में। अब अगर हम ये कर दें कि प्रोडक्ट जो बन रही है उसको रिमूव करते जाएं तो प्रोडक्ट होगी है कम, यानी न्यूमरेटर जो है वो कम हो गया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे,
ठीक है, तो वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसीलिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जैसी प्रोडक्ट बनती जाती है उसको निकालते जाते हैं, और निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से रिएक्शन जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। The presence of catalyst does not affect the equilibrium state or equilibrium constant। कि कैटलिस्ट अगर हम किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, या इक्विलिब्रियम पोजीशन को या इक्विलिब्रियम की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी वजह से सिर्फ ये होता है इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। ठीक है, A catalyst increase the rate of a reaction by lowering the activation energy for the reaction, which in turn increases the rate constant। कि हमारे पास क्या होता है कि कैटलिस्ट का काम क्या है कि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को का जो बैरियर है उसको कम करना है। एक्चुअली वो ऐसा रास्ता कोई ढूंढ लेता है जिससे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम हो, तो वहाँ पे रिएक्शन जो है जल्दी प्रोसीड आउट हो जाता है। आप ये फिगर में देख सकते हो कि एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या रिएक्शन प्रोग्रेस है, और वाई एक्सिस में हमारे पास एनर्जी है। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है उसकी देखें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो ई ए लिखी हुई है, अगर आप डॉटेड लाइन को कैलकुलेट करो तो वो क्या है, ई ए ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, वो वैल्यू आप रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके और यहाँ पे यहाँ ये रेक्टेंट के साथ भी डॉटेड लाइन लगे हुए हैं, वहां से और उसका मैक्सिमम पॉइंट मेजर कर लें इस रिएक्शन के लिए, अनकैटलिस्ट रिएक्शन के लिए भी, और जिसके अंदर कैटलिस्ट ऐड हुआ है तो उसके लिए ये हम्प जो है वो छोटा है, तो आप दोनों को मेजर कर सकते हैं। तो क्या है, कैटलिस्ट वाले के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो है वो कम है, लेकिन जो दूसरा वाला अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन स्लो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे, तो वो अगर बड़े एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे तो बैरियर को क्रॉस करेंगे तो फिर ही वो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये बैरियर छोटा होगा तो जल्दी से रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी से इसको क्रॉस आउट कर लेंगे। तो कैटालिस्ट का काम होता ही ये है कि वो ऐसा एक्टिवेशन बैरियर या ऐसा पाथवे स्टडी करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम हो, तो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होता है और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम बस जल्दी अटेन हो जाता है। Lowering the energy barrier of an equilibrium system affect both the forward and reverse reaction के दोनों reaction के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, since the increase in rate constant applies to both of the opposing reactions, the net effect is there is no change in the value of equilibrium constant। अब क्या है कि उसने रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन भी इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज किया, दोनों के रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुए, तो अब आपको पता है के एफ ओवर के बैकवर्ड रिएक्शन के आर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो नेट इफेक्ट उसका जीरो हो गया। ठीक है, एंड देयरफॉर नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। The effect of the catalyst is to shorten the time necessary for equilibrium to be established। ठीक है, इसका सिर्फ काम क्या है कि टाइम को शॉर्ट कर देता है, यानी कि जल्दी हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाता है। The two important industrially important chemical reaction are, ठीक है, कि ये दो रिएक्शंस हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उनके ऊपर जो है कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide for the manufacturing of sulfuric acid। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस। the reversible action used to in the process is कि हमारे पास क्या है, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और ये बना रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये ही डिकम्पोज हो गया वापस हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल, द एडिशन ऑफ sulfur dioxide or oxygen gas at the equilibrium result in greater yield of सल्फर ट्राईऑक्साइड। पीछे हम बात कर
चुके हैं हाइड्रोजन वाली एग्जांपल, ठीक है ना, अमोनिया के सिंथेसिस में वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, यहाँ क्या हम कह रहे हैं कि यहाँ हम ऑक्सीजन को ऐड करें फिर भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यहाँ हम क्या करें सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करें फिर भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यहाँ हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से सल्फर ट्राइऑक्साइड को निकाल लें, जैसे हमने कहा था प्रोडक्ट को निकालते जाएं तो हमारे पास फिर भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। Since the process is accompanied by a decrease in volume, अगर हम वॉल्यूम को देखें कि इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम कितना है 2 + 1 3 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना है 2 है। अब क्या है reaction is the process is accompanied by a decrease in volume, it is favored by a high pressure। जब decrease in volume हो रहा है प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिक्रीज है, ठीक है, तो हाई प्रेशर हम देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड एक्शन होगा, ठीक है। सिंस द फॉरवर्ड एक्शन इज एक्सोथर्मिक, अब रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, यानी कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो बैकवर्ड एक्शन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने टेम्परेचर कम रखना है। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट ऑन द राइट एट लो टेम्परेचर के राइट साइड पे, यानी फॉरवर्ड एक्शन उस टाइम होगा जब टेम्परेचर क्या होगा लो होगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन इज अबाउट 400 to 500 centigrade. Sulfur trioxide is not dissolved directly into water to get sulfuric acid, as it form a fog of tiny particles विच आर डिफ़िकल्ट टू रिकवर, कि हम अगर हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रही है तो उसे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे होते हैं तो उसको डायरेक्ट वाटर के साथ मिक्स नहीं कर देते, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है, तो जैसे उसी टाइम जब ये कंबाइन होगा तो उसके स्प्लैशेस बनेंगे, स्प्लैशेस बनेंगे और साथ साथ जो है आपको पता है कि एसिड है और वेरी कंसनट्रेटेड होता है, तो या फोग बनेगी उसकी, तो जो है वो सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में तो बड़े लार्ज अमाउंट में बन रहा होता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्या किया जा सकता है therefore the sulfur trioxide is passed into 98% sulfuric acid to form pyrosulfuric acid, which is then converted into sulfuric acid by treatment with the water। कि हमारे पास क्या करते हैं इसको वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट करवाने के बजाय इसको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, हाईली प्योर फॉर्म में हमारे पास, उसके साथ ट्रीट कर देते हैं, गैस उसके साथ जो है आप ये कह लो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी वो जो है उसके स्प्लैशेस नहीं बनते उस इस तरह जैसे कि वाटर के साथ बन रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO7 बन जाता है, और इसको अगर हम फिर बाद में वाटर के साथ ट्रीट करके तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। पहले आपने अमोनिया की एग्जांपल डिटेल में देखी है, उसमें प्रेशर का इफेक्ट, उसमें वॉल्यूम का इफेक्ट, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट, उसमें कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा है, ठीक है, और साथ साथ उसमें कैटालिस्ट भी बता दिया गया था आप लोगों को। अब वही सारी चीज़ें हमने क्या किया है ये सल्फ्यूरिक एसिड वाले रिएक्शन के अंदर भी एक्सप्लेन की गई हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, या कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। आप लोगों को लाजमी नहीं है कि ये ली शैटलियर प्रिंसिपल पूरे का पूरा लिखने दिया जाए, आपको इनमें से किसी एक एग्जांपल के साथ भी कहा जा सकता है कि आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में ली शैटलियर प्रिंसिपल का क्वालिटेटिवली क्या इफेक्ट है, ठीक है, तो आपने सारी कंसंट्रेशन के बारे में या वॉल्यूम के बारे में या प्रेशर के बारे में या टेम्परेचर के बारे में सबके बारे में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, या ये हमारे पास क्या है बिटलैंड आइड प्रोसेस है। नाइट्रोजन इज मेड टू रिएक्ट with oxygen in the presence of an electric spark according to the reaction, कि हमारे पास क्या है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे होते हैं, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क होना ज़रूरी है, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। अब इसके नंबर ऑफ मोल देख लें, रिएक्टेंट में 2 नंबर ऑफ मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 नंबर ऑफ मोल हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट तो यहाँ पे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि खत्म हो गया, ठीक है। The formation of nitric oxide is favored by using high concentration of the reactants नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ये रिएक्शन कब प्रोसीड आउट हो रहा है जब हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है। सिंस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस बिकॉज वन वॉल्यूम
of nitrogen react with the 1 volume of oxygen to give the 2 volume of nitric oxide. ये हमें मालूम हो गया. Therefore a change in pressure has no effect on the equilibrium. ठीक है, ये भी हमें पता चल गया. Since the forward action is endothermic, कि अब ये हमारे पास क्या रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. तो हीट देंगे तो तब हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड एक्शन होगा. इसका मतलब है हमने इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रखना है, बहुत ज़्यादा हाई रखना है. ठीक है. Since the forward reaction is endothermic, increase of temperature will favor it. ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है हमारे पास कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड एक्शन होगा. दस अ हाई टेम्परेचर of the order of 3000 centigrade is applied to get high yield of nitric oxide. के हमने अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लेनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा लेना है, तो हमने क्या करना है कि इसके लिए जो है टेम्परेचर भी हाई रखेंगे हम. ठीक है, तो ये तो थी 3 एग्जाम्पल जिसकी बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया था. अब हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन टू गैसियस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. कि अगर किसी भी गैसियस सिस्टम में हम इनर्ट गैस ऐड करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, the inert gas is any gas that does not take part in the given reaction. कि given reaction के अंदर कोई भी चीज़ जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये इनर्ट है. ठीक है, तो ये इनर्ट गैस वो गैस होगी जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. दस नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में और प्लस क्लोरीन के अंदर. ठीक है, तो अगर इनर्ट गैस होगी तो रिएक्शन प्रोसीड आउट होगा, लेकिन वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती. इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लोरीन इज एन इनर्ट गैस फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन कंबाइन होती है जब ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रस ऑक्साइड बना रही होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर. तो इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं इनर्ट गैस का. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एडिंग inert gas to a gaseous system at equilibrium can be explained with the help of Le Chatelier principle. Since for any given total pressure, the presence of an inert gas decreases the partial pressure of the reactant and product. अब क्या है कि कोई रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है और उसके अंदर हम किसी गैस को और ऐड करें, तो अब क्या हुआ कि गैस का प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है यानी इंडिविजुअल रिएक्टेंट का या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ. सिंस फॉर एनी गिवन टोटल प्रेशर, के एक टोटल प्रेशर हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर एनी गिवन टोटल प्रेशर द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट गैस decreases the partial pressure of reactant and product. The net effect will be same as if the gases at equilibrium were subjected to a lower total pressure. कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका equilibrium पे टोटल प्रेशर जो है वो गैसेस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Consequently, according to Le Chatelier principle, the presence of an inert gas will favor when the volume of reactant is greater than that of product. कि जब volume of reactant हमारे पास ज़्यादा है तो product का volume क्या है, कम है, तो उस टाइम हम क्या करें, अगर inert gas ऐड कर लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड एक्शन की तरफ मूव करेगा. द रिएक्शन विल बी डिस्प्लेड इन फेवर ऑफ, एक मिनट, consequently according to Le Chatelier principle the presence of an inert gas will favor when the volume of reactant is greater than the product. the volume of reactant greater है लेकिन प्रोडक्ट्स है. ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का क्या है, प्रेशर ग्रेटर आ रहा होगा. ठीक है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप है. द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है. द रिएक्शन विल बी डिस्प्लेड इन फेवर ऑफ रिएक्टेंट. कि हमारे पास क्या है
कि बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे चले क्योंकि प्रोडक्ट में प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है, ठीक है। while when the volume of product is greater than the reactant the formation of product will be favor, कि जब हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्टेंट का कम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट का प्रेशर कम है। तो अब हम प्रेशर अगर इंक्रीज करें तो क्या होगा, रिएक्शन जो है हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। when there is no change in the volume on reaction, however neither side will be favored, the equilibrium will be uninfluenced by the addition of an inert gas, कि जब हमारे पास क्या है कि रिएक्शन में वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब है प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, तो अगर हम कोई गैस ऐड भी कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई इनर्ट गैस सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका क्या है, प्रेशर कितना है, उनका वॉल्यूम कितना है, उसी की बेस पे इसका इफेक्ट जो है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ली शटलियर प्रिंसिपल, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना और याद भी कर लेना एग्जाम के लिए।